हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो आज का जो चैप्टर है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का 13वां अध्याय पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, जिसमें हम विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव को हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। तो आप लोग को थोड़ी सी बात बता दें कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग इससे इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच लेकर के आए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव को बारीकी से देखेंगे, और जितने भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वो सभी ऑब्जेक्टिव को हम स्टार कर देंगे। ऐसे सभी ही ऑब्जेक्टिव इसमें जितना भी डाले हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से भी जो महत्वपूर्ण जो आने वाले ऑब्जेक्टिव होगा जो पूछा जाता है वो सभी ऑब्जेक्टिव को हम स्टार करके टिक कर देंगे। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है और उसको पढ़ना है। तो थोड़ा चैप्टर को समझा जाए। क्या है चैप्टर कि विद्युत धारा। विद्युत धारा हम लोग देख लिए थे पिछले वाले वीडियो में। अब यदि नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। इसके बाद कहता है चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग जानते हैं किसी चालक में से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है, गुजरती है, तो यह तार एक चुम्बक की भांति कार्य करता है। ठीक, और यही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव। जैसे कि सपोज डैट ये मान लीजिए एक चालक तार है। चालक तार आप लोग जान रहे होंगे, या तो ये चांदी का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, जिससे कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, गुजर सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक चालक तार। जब इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश होती है या कोई भी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के पास से जब आप गुजरिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा झटका आता है बरसात के समय में। इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है, उत्पन्न किया हुआ रहता है। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वो क्या करता है? ऊपर खींचने का कार्य करता है। ठीक, तो हम लोग अच्छी तरह समझ गए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी चालक तार में से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है, गुजरती है, तो यह तार किस रूप में कार्य करता है? तो ये तार जो भी है एक मैग्नेट मतलब एक चुम्बक की तरह भांति कार्य करता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे। इसका प्रभाव देखेंगे, इस चालक तार के प्रभाव कहाँ तक है, तो फिर उन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझें। मान लीजिए कि ये जो चुंबकीय तार है, चालक तार है, तो इससे जब धारा प्रवाहित होगा तो कहाँ तक इसका, जहाँ तक इसका क्षेत्र रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और उसी के प्रभाव के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे। चलिए, अब इससे जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बारीकी से देखा जाए और आप लोग अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बतलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होता है, जो वो निकट निकट में रहता है, तो वो क्या दर्शाता है कि कहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, उसका मान कहाँ तक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान को बतलाता है कि उसका क्षेत्र कहाँ तक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं दो बिंदु ए और बी है। दिक सूचक एक कंपास की सुई की तरह रहता है। दिक सूचक को ए और बी के पास ले जाने पर दिक सूचक की सुई क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1, कोई विक्षेप नहीं होगा। दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विक्षेप होगा। दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों बिंदुओं पर वो विपरीत दिशा में क्या करता है? विक्षेप करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। एक सीधा क्या है, धारावाही तार है का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है। किस तरह से होती है, सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है। एक ही केंद्र से, मतलब सबका केंद्र एक ही रहता है और वो क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्ताकार होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा कि सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा आती है, सकेंद्रीय वृत्ताकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लंबी धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लंबी धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, नंबर 1 वृत्ताकार होती है, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है और इसके बीच की दूरी समान होती है। दूसरा, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है परंतु अक्ष पर यह रेखाएं अधिक सटी होती है, यह अक्ष के लंबवत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है और इसके बीच की दूरी समान होती है। इसके बीच की दूरी क्या होती है, एकदम से बराबर बराबर समान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर क्या होगा, बल लगता है, बल नहीं लगता है। क्षेत्र की दिशा में धारा रहने पर बल महत्तम होता है या फिर क्षेत्र की दिशा में लंबवत धारा रहने पर बल महत्तम होता है। महत्तम मतलब अधिक लगता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल क्या आता है, महत्तम मतलब अधिक लगता है। ओके, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है। तो इसकी घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास एक चालक तार की कुंडली है। आप कुंडली में धारा पैदा नहीं कर सकते हैं। कब, स्थिर कुंडली की तरफ चुंबक लगाकर, स्थिर चुंबक की तरफ कुंडली को चलाकर, या फिर दोनों को चलाकर, या दोनों को स्थिर रख के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। दोनों को स्थिर रखकर आप कुंडली में धारा पैदा नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब दोनों चलेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। आपके पास एक चालक तार की कुंडली है। आप कुंडली में धारा कब पैदा नहीं कर सकते हैं, जब क्या हो, स्थिर कुंडली की तरफ चुंबक चलाकर या स्थिर चुंबक की तरफ कुंडली को चलाकर। अगर दोनों का आप स्थिर रखते हैं तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, धारा को पैदा नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आपका थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आना स्टार्ट हो गया। शुरू में थोड़ा सा दिए थे डिफ़िकल्ट, अब देखिए अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में पूछेगा और आप लोग भी जवाब इसका आराम से दे पाइएगा। कहता है कि विद्युत मोटर क्या करता है, एक विद्युत मोटर
तो विद्युत मोटर नियत विभवांतर पैदा करता है, धारा मापता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है या विभवांतर बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, विद्युत धारा। ये क्या करता है? एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। 9 कहता है क्या कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करने का उपाय कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को यदि हम विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं तो ये कौन करता है? यांत्रिक को विद्युत में रूपांतरित करने का, कन्वर्ट करने का, तो ये एक जनित्र है जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। तो डीसी मोटर की जो कुंडली है, दोनों के जो सिरा होता है वो अर्धवलय की तरह इस तरह से खुला हुआ रहता है, अर्धवलय होता है, ठीक। और एसी का पूरा वलय गोल रहता है, इसलिए कहता है कि डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरे होते हैं तो अर्धवलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है कि एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? पूर्ण वलय होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, पूर्ण वलय। घरों में विद्युत सप्लाई जो होती है, हम लोग के घरों में जो विद्युत सप्लाई हो रही है वो कितना हर्ट्ज और कितना वोल्ट का है? तो वो 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति का ऐसा है मात्रक हर्ट्ज होते हैं। और वोल्ट विभवांतर का ऐसा है मात्रक क्या आता है? वोल्ट होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसलिए 220 वोल्ट का विभवांतर और 220 वोल्ट। हाँ, इसके बाद हर्ट्ज में आ जाइए, आवृत्ति में आ जाइए, तो कितना? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी हम लोग के घरों तक विद्युत ऊर्जा जो सप्लाई होती है उसमें आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए। 13 कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। हम लोग के जो घर में जो परिपथ है, जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, हाँ, चुटपुटी जिसको बोलते हैं, वो कौन सा तार में लगाते हैं? उदासीन में लगाते हैं या विद्युतमय तार में लगाते हैं या किसी में भी लगा देते हैं या किसी में नहीं लगाते? तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा। तो घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज जो लगाया जाता है, चुटपुटी लगाया जाता है, वो विद्युतमय तार होता है, मतलब रेड वाला तार होता है। ओके, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। 13 का आंसर क्या आ जाएगा? ए। 14 विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पे, कि किसी भी पर। तो विद्युत चुम्बक जो काम करता है, विद्युत फ्यूज जो काम करता है, जो फ्यूज हम लोग बना करके उसको लगाते हैं, वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, ठीक। वो ज़्यादा वोल्टेज आने पर वो फ्यूज हो जाता है, उड़ जाता है हीट होकर के। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 का देखिए आंसर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज क्या बचाता है? किससे बचाता है? जब हम लोग विद्युत फ्यूज जो लगाते हैं वो हम लोग को किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ये बात है कि अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, ये लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, या दोनों से, या किसी से नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि लघु पथन जब शॉर्ट सर्किट होता है, हाँ, लघु पथन में बहने वाले उच्च धारा से हम लोग को क्या करता है? बचा देता है। जब लघु पथन होता है, शॉर्ट सर्किट लगता है, तो जो ज़्यादा वोल्टेज आता है और फ्यूज क्या करता है? उस समय वो उड़ जाता है। उड़ने से हमारे घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यंत्र रहता है वो सभी खराब होने से क्या आ जाता है? बच जाता है। वही कहता है लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, इसलिए आंसर इसका 15 का कितना हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए और शेयर लाइक किया कीजिए, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो आप लोगों के लिए अधिक से अधिक और अलग अलग और एक्स्ट्रा में इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव खोज करके लाएंगे आप लोगों के लिए। इसलिए व्यूअर कम नहीं होना चाहिए और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा वीडियो को।
चलिए इसके लिए थैंक यू आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए। 16 नंबर क्या कह रहा है कि सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए किसको हम लोग किस नियम को लागू करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जो नियम है वो हम लोग को दिशा जानने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र से जो भी बल लगेगा उससे हमको बल की दिशा की जानकारी दिलाता है। कौन दिलाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। आपको याद रखना, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम क्या देता है हम लोग को जानकारी? तो दिशा की जानकारी देता है। किसकी जानकारी? दिशा की। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए, उसी से रिलेटेड है। कहता है फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है। तो धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा, सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि कोई नहीं। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी मिलता है। प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी मिलता है। ओके, चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 देखिए। कहता है एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, तो इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? बात समझ रहे हैं? समझिए, एक धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, तो इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, इस बात की जानकारी देना है। तो वो धारा की दिशा किधर हो जाएगी? दक्षिण की ओर हो जाएगी। किधर होगी? दक्षिण की ओर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर होगा। किधर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, ऊपर की ओर। 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पूरब की ओर। ओके, सॉरी ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको बहुत बार पूछा है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगर मान लीजिए कि ये आपका क्या है? एक परिनालिका है। मान लीजिए ये आपका क्या है? परिनालिका है। ठीक, इससे जो भी धारा चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, जो भी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, तो अंदर में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। और ये जो आपस में रेखाएं निकलती है वो कभी आपस में टकराती नहीं है। बात समझे? ये समान दूरी, समान डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये निकलती है, दक्षिण से निकलती है और उत्तर की ओर क्या होती है? प्रवेश करती है। साउथ से निकलती है और नॉर्थ में जाके प्रवेश करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो जो होती है तो हम लोग को किस प्रकार की धारा देती है? दिष्ट धारा देती है। कैसा धारा? दिष्ट धारा। चलिए, और डायनेमो क्या करता है? इस बात की जानकारी हम लोग को, डायनेमो से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? तो ये एसी को, ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज को, और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में हम लोग को प्रभावित करता है। ओके, चलिए, और डायनेमो क्या करता है? इस बात की जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, चलिए, ये दोनों पर कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। चलिए आप लोग एक बार देख करके कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस छड़ का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए? नरम लोहा। नरम लोहा मतलब अभी कभी आ जाएगा। और अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहा। और अस्थायी चुम्बक बनाने के लिए इस्पात का।
और यहाँ क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग करते हैं और इस्पात को बनाने के लिए किसका किया जाता है, वो अस्थाई चुम्बक, अस्थाई जिसमें कि वो अस्थाई मतलब उसमें चुम्बकत्व गुण कम पाया जाता है, उसी को बोलते हैं अस्थाई चुम्बक। अस्थाई को बनाने के लिए इस्पात और अस्थाई मतलब जो विद्युत चुम्बक होता है उसको बनाने के लिए नर्म लोहा। चलिए 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की गई थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दिश धारा होती है या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आप सभी को पता है कि वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, एसी करंट, नॉट डीसी। ठीक, डीसी जो हम लोग के मोबाइल में जो होता है ना, जिसको हम लोग छू भी लेते हैं तो करंट नहीं लगता है, बैटरी उटरी जो भी है ये डीसी करंट देता है। ठीक, और अल्टरनेटिंग करंट कौन देता है, तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब ये जितना भी ट्रांसफार्मर सबसे जो हम लोग के घरों में बिजली चलती है वो जलती है, जितना भी बल्ब, ट्यूब लाइट, टीवी, फैन, ये सब किससे चलती है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा से चलती है, जलती है, जो भी होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जिसे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, जनित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है या परिणत करता है। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है, इस सभी को देखते चलिएगा। ये सब हो गया बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, 23, 24, 25 ये सब जो था, 22 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, ये सब 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, हाँ ये सभी कैसा इम्पोर्टेंट है। ठीक, 27 भी आपको एक बार 2018 में पूछ चुका है। कैसे पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आ जाएगी, अधोमुखी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, घूर्णन करके गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, ये इस बात की जानकारी हमको दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग तेजी से। पश्चात परिवर्तन होता है तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आधे। 29 घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। हम लोग जो वायरिंग करवाते हैं ना उसमें कितने तार पाए जाते हैं, 3 तार पाए जाते हैं। ओके, हाँ तो घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। एक होता है विद्युतमय तार, एक उदासीन तार और एक भूसंकृत मतलब अर्थ वाला तार होता है। ठीक, इन तारों का रंग कैसा होता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब रहेगा। आप लोगों से जवाब का वेट करेंगे तो आप लोग तेज़ी से इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। कम से कम आप लोग देखते हैं कि यहाँ तक आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं और उसका जवाब आप दे पाते हैं कि नहीं। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि घरेलू वायरिंग, जब हम लोग का घर वायरिंग होता है तो उस समय विद्युतमय तार, उदासीन और भूसंकृत तार होता है, 3 तार होता है। वो तीनों तार के रंग बताना कि विद्युत जिसमें प्रवाहित होता है वो कैसा तार होता है और एक उदासीन तार का रंग कैसा होता है, भूसंकृत तार का रंग कैसा होता है। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ओके, चलिए घरेलू विद्युत परिपथ में निम्न में से एक सुरक्षा युक्ति नहीं है।
घरेलू विद्युत परिपथ में निम्न में से कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो विद्युत तार हम लोग को क्या करता है? सुरक्षा दिलाता है। भूसंकृत तार हम लोग को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। एमसीबी जो हम लोग घर में लगाते हैं, ज़्यादा वोल्टेज होने के बाद वो क्या होता है? गिर जाता है एमसीबी, तो एमसीबी से भी सुरक्षा। लेकिन गर्म तार हम लोग को खतरा होता है, गर्म तार से हम लोग को क्या होता है? बच के रहना पड़ता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, ये इस तरह से आपके टोटल कुल मिलाकर के 30 ऑब्जेक्टिव था। 30 ऑब्जेक्टिव आपके समाप्त हो गया। ठीक, तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव था ये सब आप देख लीजिएगा। 9, 10, हाँ 6 नंबर से जितना भी ऑब्जेक्टिव 8 नंबर से था ये सभी 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, ये कहाँ तक 15, 16, 17, 18, यानी ये जितना भी 8 नंबर से जितना भी ऑब्जेक्टिव था इधर सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप आराम से देखिएगा, एक बार 2 बार, हो सके तो लिखते चलिएगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक, इससे ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं रहेगा। चाहे आप जो भी टेस्ट दीजिएगा, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप टेस्ट दीजिएगा, तो उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर ओवर क्या कीजिए जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े, तो हम आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लास दे सकेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।